हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज 2023 जेई मेंस का 2023 के 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, जैसे ये पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन का आया हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 से π/2 sin x का पावर 2023 डिवाइडेड बाई sin x का पावर 2023 प्लस cos x का पावर 2023। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो चलिए आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। ये जैसे मैंने क्लास में भी करवाया हुआ है कि अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए कि ए से लेकर बी कोई फंक्शन है, ठीक है, और उसका अगर इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया जा रहा है आपको, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कभी भी ऐसा दिया जाए कि f(x) dx है और नीचे में वापस से f(x) है और f(x) और नीचे में a प्लस बी माइनस एक्स है, ठीक है, तो इसका आंसर होता है b माइनस a/2। ठीक है, ये ट्रिक है कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन में आपको ये दिया हुआ रहे a से b f(x) dx f(x) प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, तो b माइनस a/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें क्या दिया हुआ है, 0 से π/2, ऊपर में हमें फंक्शन दिया हुआ है। अगर हम इसको फंक्शन मानते हैं, किसको, अगर हम sin x का पावर 2023 को फंक्शन मानते हैं, तो फंक्शन के नीचे फंक्शन, फंक्शन के नीचे फंक्शन और उसके साथ में फंक्शन के अंदर a प्लस बी मतलब 0 प्लस π/2 यानी π/2 माइनस एक्स। ठीक है, यानी साइन के अंदर अगर π/2 माइनस एक्स मतलब cos x, यानी cos x का पावर 2023 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा π/2 माइनस एक्स है, तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, b माइनस a/2, यानी आंसर क्या हो जाएगा π/4। देखिए ये शॉर्ट ट्रिक आता कहाँ से है, तो ये आता है अपने प्रॉपर्टी से। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर a से लेकर b f(x) dx इंटीग्रेशन अगर इसका वैल्यू i है, तो a से लेकर b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका भी वैल्यू i ही होगा। वहीं से ये फार्मूला आता है। ठीक है, थैंक यू। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमारा आया हुआ है 0 से 3। ठीक है, 0 से 3 हमें इंटीग्रेट करना है। किसे इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है x² माइनस 3x प्लस 2 dx, इसे इंटीग्रेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 से 3 हमें पहले देखना है कि हमारा इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो है क्या, तो वो है x² माइनस 3x प्लस 2, ये मॉड के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, x² माइनस 3x प्लस 2 का पहले ग्राफ बनाते हैं। इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये मिलता है हमें x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। x को कॉमन लिए तो x माइनस 2 बना, -1 को कॉमन लिए x प्लस 2 बना, सॉरी x माइनस 2 बना, और ये क्या बन गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो इसका जब आप ग्राफ देखोगे तो ये 1,2 पर ऐसे करके ये ग्राफ चलेगा। ठीक है, लेकिन हमें किसका ग्राफ चाहिए, ये हमें x² माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ नहीं चाहिए, बल्कि हमें किसका ग्राफ चाहिए, x² माइनस 3x प्लस 2 का। तो मॉड्यूलस लगाना का मतलब ये होता है कि जो ग्राफ फंक्शन के जो x एक्सिस के ऊपर उसे वैसे ही रहने दो, और जो x एक्सिस के नीचे है उसे आप ऊपर कर दो। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमें किसका एरिया निकालना है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हमें ऐसे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमें कहाँ से कहाँ तक इसे इंटीग्रेट करना है, 0, ये तो 1 है, ये 2 है, और ये यहाँ कहीं पे मान लो कि 3 होगा, यानी हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये एरिया, यानी हमें ये एरिया को फाइंड करना है। अब इस एरिया में आप देखो कि 0 से 1 का जो पार्ट है ना, उसे हम एरिया नंबर 1 नाम दे देंगे। 1 से 2 के बीच का जो पार्ट है ना, उसे एरिया नंबर 2 नाम दे देंगे, और 2 से 3 के बीच का जो एरिया उसे एरिया नंबर 3 नाम दे देंगे। एरिया नंबर 1 अगर आपको निकालना है तो आप 0 से 1 इंटीग्रेट करोगे, किसे, मॉड ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, एरिया नंबर 2 अगर आपको निकालना है तो 1 से 2 आप इंटीग्रेट करोगे, मॉड ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 dx को। और एरिया नंबर 3 अगर आपको निकालना है तो आप इंटीग्रेट करोगे 2 से 3 मॉड ऑफ x² माइनस 3x प्लस 2 dx। अब आप देख सकते हो 0 से 1 जो फंक्शन है
उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, यानी ये फंक्शन सेम वही है जो पहले था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। और 2 से 3 के बीच भी सेम ग्राफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। लेकिन 1 से 2 के बीच जो है ना, हमने क्या किया है, ये नीचे जो एरिया था उसे ऊपर उठाया है। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है इसका ग्राफ क्या होगा, इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का निगेटिव है, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे ना एरिया 1 निकालने के लिए, तो 0 से 1 ये मॉड में से एज इट इज़ निकलेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा। और ये क्या होगा, 1 से 2 इसमें माइनस लगेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। और ये एज इट इज़ रहेगा 2 से 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डी एक्स, ठीक है। अब देखो, हमें एरिया पूरा टोटल निकालना है, तो टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, हमारा टोटल एरिया AT, हमारा टोटल एरिया हो जाएगा एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। एरिया 1 है 0 से 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। एरिया 2 है निगेटिव में 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स। और एरिया 3 है 2 से 3 पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, ठीक है। और इसे हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, माइनस 3x का एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 2 का 2x हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ, 1 से 2, याद रखना यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू एक्स। और इसका इंटीग्रेशन 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा आप इसमें लोअर लिमिट डालो, ठीक है, लोअर लिमिट डालो, 1 डालो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 3, एक्स की जगह 1 डालो 1/2 प्लस 2, एक्स की जगह 1 डालो 1 हो गया, ठीक है। अब लोअर लिमिट अगर हम बैठाएंगे तो सब 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर लिमिट हम यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, माइनस। अब इसमें चलते, अपर लिमिट अब बैठाओ, 2 का क्यूब मतलब 8/3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर मतलब 4/2 प्लस 2, एक्स की जगह 2, तो
तो ये मेरा अपर लिमिट हुआ। अब लोअर लिमिट 1 बैठाओ तो 1/3 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा। प्लस इधर में x की जगह आप 3 बैठाओ, 3 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 3 माइनस, अब लोअर लिमिट बैठाओ तो 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 3 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2, ये लोअर लिमिट हो गया। अब पूरे को सॉल्व कर लेना आराम से, ठीक है। इसका मैं फाइनल आंसर आपको बता देता हूँ। ये पूरा कैलकुलेट होकर आता है 11/6, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेट होकर 11/6 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ज़्यादा टफ़ लग रहा होगा, लेकिन आप करो, ज़्यादा टफ़ नहीं जाएगा, 2 मिनट में 1 मिनट में हो जाएगा 11/6, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 12i। तो भाई 12i का वैल्यू कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 11/6 है, तो इसका आंसर था 22, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि एक इलिप्स दे दिया है, ठीक है, x²/36, ठीक है, x²/36 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। उसके बाद बोला जा रहा है कि किसी पॉइंट से इस इलिप्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और बोला जा रहा है कि इसका जो टेंजेंट है, ठीक है, और बोला ये जा रहा है कि इसका जो टेंजेंट है वो अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए एंड बी पॉइंट पे कट मार रहा है। तो ए बी का मिनिमम लेंथ कितना होगा, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलिप्स बना लेते हैं। ये हमारा इलिप्स है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। और इसके किसी पॉइंट से टेंजेंट डाला जा रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमा का बात आ रहा है। तो हम लोग ऐसा करेंगे, ये पॉइंट को जो है ना, इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है ए कॉस थीटा एंड बी साइन थीटा। ए की जगह में आप देख सकते हो 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 कॉस थीटा हो जाएगा, और बी की जगह 16 का स्क्वायर रूट यानी 4 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाता है, x(x1/36 प्लस y(y1/16 इज इक्वल टू 1। तो x1 के जगह में हम लिख सकते हैं 6 कॉस थीटा बाई 36, y1 के जगह हम लिख सकते हैं 4 साइन थीटा बाई 16 इज इक्वल टू 1। 6 से 36 कटा 6 टाइम, 4 से 16 कटा 4 टाइम्स, तो ये हो गया x/6 कॉस थीटा प्लस y/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट मार रहा होगा, वहाँ पर y का वैल्यू 0 होगा, तो एट y इज़ इक्वल टू 0 हमें एक्स एक्सिस पे कहाँ पे ये कट मारा वो पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट हो गया x/6 कॉस थीटा, y का वैल्यू तो 0 हो गया, इज़ इक्वल टू 1। तो x हमें कितना मिला, 6, कॉस उधर गया तो सेक थीटा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 6 सेक थीटा, 0। सिमिलरली हमें ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा, जब हम x को 0 करेंगे तो हमें y कितना मिल जाएगा, 0,4 कोसेक थीटा, ठीक है। तो हमें बस इस लेंथ का जो है ना, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, हमें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम लेंथ। तो ए बी हो जाएगा कितना, डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला से ये हो जाएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब 6 सेक थीटा का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 कोसेक थीटा -0, या सीधा सीधा स्क्वायर ही लिख दो। तो ए बी हमारा कितना हो गया, 36 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखो हमें इसी का मिनिमम वैल्यू चाहिए, सही है।
इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे ना, इसका अगर मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं 36 को सेक स्क्वायर को क्या हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या हम कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 + कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई। तो ए भी कितना हो जाएगा 36 × 1 16 × 1, तो ये हो जाएगा 52। और 36 जब tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 36 tan स्क्वायर थीटा बना होगा, और 16 कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 16 कॉट स्क्वायर थीटा बना होगा। अब हमें इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 52 तो एक कांस्टेंट चीज़ है। अब इस पूरे चीज़ को मिनिमम करने का काम इस पूरे का काम है। अब ये मिनिमम कैसे करेगा, उसके लिए हमें एक फंडा अप्लाई करना पड़ेगा, अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो 36 tan स्क्वायर थीटा और 16 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, दोनों टर्म को जोड़ो, ठीक है, और डिवाइड बाय 2 कर दो। इस ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा 36 tan स्क्वायर थीटा इंटू 16 कॉट स्क्वायर थीटा का पावर 1/2। तो देखो tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा एक दूसरे को कट जाएगा। 36 का हमें 6 मिलेगा, 16 का 4 मिलेगा, और ये 2 इधर चला जाएगा। तो हमें क्या मिल गया 36 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉट स्क्वायर थीटा का हमें मिनिमम वैल्यू मिल गया। कितना मिला, मतलब ये पूरा चीज़ हमेशा बड़ा होगा किससे 48 से, मतलब 48 इस पूरे का मिनिमम वैल्यू है। अगर 48 इस पूरे का मिनिमम वैल्यू है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे चीज़ का जब मिनिमम होगा तो इसका 48 वैल्यू होगा। यानी हमारा जो ए बी है वो 52 + 48 यानी √100 होगा। यानी ए बी का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 10, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में देखिए डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन ऐसा आया है कि समेशन आर का वैल्यू 0 से 2023, ठीक है, एंड आर स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है 2023 CR, और इसका वैल्यू लिख कर दिया हुआ है 2023 इंटू अल्फ़ा इंटू 2 का पावर 2022, और ये पूछ रहा है अल्फ़ा का वैल्यू आपसे। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है समेशन का बाइनोमियल थ्योरम में कि समेशन आर का वैल्यू 0 to n, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू NCR का वैल्यू। तो ये फार्मूला होता है n+1 2 का पावर n-2। सिमिलरली ऐसा मैं आपको और एक दो फार्मूला बताता हूँ। आर का वैल्यू 0 to n आर इंटू NCR, इसका फार्मूला होता है n इंटू 2 का पावर n-1, ठीक है। और एक फार्मूला होता है आर का वैल्यू 0 to n ओनली NCR, तो ये सिंपली 2 का पावर n ही होता है, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला जैसे मैं क्लास में करवाता हूँ, तो ये वाला फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, डायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन को आप देखो है क्या चीज़ है। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है समेशन आर का वैल्यू 0 से 2023 आर स्क्वायर 2023 CR, ये दिया हुआ है 2023 इंटू अल्फ़ा इंटू 2 का पावर 2022, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसको कंपेयर करता हूँ अपने इस फार्मूला से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे n की जगह क्या है 2023, तो n की जगह फार्मूला सीधा फार्मूला 2023 इंटू n+1 मतलब 2024 इंटू 2 का पावर n-2, तो 2 का पावर 2023 - 2 मतलब 2021। लेकिन अपनी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2023 इंटू अल्फ़ा इंटू 2 का पावर 2022। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, ये जो 2022 है ना, इसको हम लिख देंगे 1012, और इसका जो 2 मिला ना वो 2021 को दे देंगे, तो 2022 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अल्फ़ा की जगह में क्या है 1012, ठीक है, 1012 ऑप्शन में दिया हुआ था। तो सोचो अब कितना सिंपल क्वेश्चन आया, एकदम डायरेक्ट, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है
कि एक फंक्शन है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालना है और फंक्शन दिया हुआ है आपको वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4x+4 एंड एक लाइन दिया हुआ है आपको, लाइन कितना दिया हुआ है, तो लाइन दिया हुआ है आपको y इज़ इक्वल टू 2x+2। ठीक है, तो इनके बीच एरिया निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा आप। ये वाई स्क्वायर यहाँ से जैसे ही हमने -4 को कॉमन लिया, ये x-1 बन गया। ये हमें कैसा पैराबोला दिखेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाला, यानी इसका शेप कौन सा होगा, इस साइड वाला शेप वाला। लेकिन इसका वर्टेक्स क्या होगा, x का वैल्यू 1, मतलब कि ये 0 कब देगा, 1 पर, तो ये 1 पर ऐसे करके ये पैराबोला चलेगा। ठीक है, ऐसे। और हम अब अपनी लाइन को देख लेते हैं। तो ये y0mx+c, अगर इसको हम कंपेयर करें, अच्छा, तो ये एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है और इंटरसेप्ट भी 2 है, मतलब कि ये ऐसे करके कोई लाइन चल रहा होगा जिसका स्लोप यानी tan थीटा 2 है, ऐसे कोई लाइन चल रहा होगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि ये वाई एक्सिस पर ये अपना पैराबोला कहाँ पर कट हुआ है। तो जब आप x का वैल्यू 0 रखोगे तो ये 2 ही पर ही मिलेगा और ये लाइन भी 2 पर ही है। तो अगर हम अपना एरिया को देखें तो हमारा एरिया कुछ ऐसा दिखेगा, ये 2 पर कट मार रहा है, ये ऐसे करके चलेगा और ये पैराबोला इसको जहाँ पर भी कट मारेगा ऐसे करके ये चल रहा है। तो ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो गया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो हमें पता है कि इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लंबाई कितना है। इस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का लंबाई है कि इस वाले का ये वाला कर्व का x और इस वाले कर्व का x। ठीक है, तो लेफ़्ट वाला कर्व माइनस राइट वाला कर्व, सॉरी राइट वाला कर्व, ये राइट वाला कर्व है ना, राइट वाला कर्व माइनस लेफ़्ट वाला कर्व, ये हमने एरिया अंडर कर्व में पढ़ा है। ठीक है, लेफ़्ट माइनस राइट में जो कर्व होता है इनटू इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई जो है वो y के डायरेक्शन में यानी dy। तो राइट वाला कर्व x के टर्म में आप लिखिए, हॉरिजॉन्टल अगर आप ले रहे हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, राइट वाला कर्व हमारा ऐसा दिया हुआ है -4x+4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -4x को आप उधर भेज दो, ये हो जाएगा 4 - y²। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 - y²/4। तो लेफ़्ट वाला राइट वाला कर्व कितना हो गया, 4 - y²/4। ठीक है, माइनस, अब लेफ़्ट वाला कर्व मतलब ये लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन x के टर्म में क्या हो जाएगा, x के टर्म में, तो ये हो जाएगा x का टर्म में y-2/2, यहाँ पर लिख दो y-2/2। ठीक है, तो ये हो गया इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कितनी है, dy। अब इसे इंटीग्रेट करना है हमें, तो ये y में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अब हमें देख लेना है कि ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है क्या, y1 से लेकर ये तो हमें पता है 2। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन और ये कर्व एक दूसरे को कब मीट किया। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि हम x के जगह पे y का वैल्यू ये जो है मीट कहाँ पे किया वो चेक करने के लिए हम x के जगह पर y-2/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे y² इज़ इक्वल टू -4 y-2/2 + 4 लिखेंगे, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, तो ये हमें मिलेगा y² इज़ इक्वल टू -2y + 4। ठीक है, और यहाँ पे है +4, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, -4 +4। x के जगह में हमने क्या लिखा, y-2/2, तो ये कितना हो जाएगा, y² इज़ इक्वल टू -2y + 8, यानी y² + 2y - 8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये हमें y का वैल्यू दे देगा, y², इसको हम लिख सकते हैं +6 + 4y - 2y - 8 = 0। तो y + 4,
-2 को कॉमन लो, y + 4 = 0। तो यहाँ से फैक्टराइज होकर y - 2 y + 4 = 0 आएगा, यानी y का वैल्यू 2 पर मीट किया और एक बार -4 पे मीट किया। यानी हम इंटीग्रेट कहाँ से करना है, -4 से 2 तक। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, चलो। तो ये हमारा इंटीग्रेशन होगा अब कहाँ से कहाँ, तो -4 से 2, और हमारा फंक्शन था 4 - y²/4, ठीक है, -y - 2/2, ठीक है, पूरा इंटू dy। तो हमें एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि 4 को एलसीएम ही ले लेते हैं। यहाँ पे 4 को जैसे एलसीएम लिया तो ये तो 4 - y² हो गया, और ये -2y + 2 × 2 4 हो जाएगा इंटू dy। अब इस 4 को हम कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं। ये -4 से 2 हो गया, और ये हो गया 4 × 4 = 8 -2y -y² इंटू dy। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो 1/4 तो बाहर है, 8 का इंटीग्रेशन 8y हो जाएगा, -2y का y²/2 हो जाएगा, -y² का y³ / 3 हो जाएगा। इस 2 से 2 को उड़ा दो, -4 से 2 इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 8y -y² -y³/3। अब यहाँ पर हम लोअर लिमिट अपर लिमिट रखेंगे। सबसे पहले हम अपना अपर लिमिट रखेंगे, 8 × 2 -2 का स्क्वायर -2 का क्यूब/3, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट रख दिया हमने। अब हम यहाँ पे अपर लिमिट रख दिया हमने, अब लोअर लिमिट रखेंगे। 8 × y की जगह -4 -4 का होल स्क्वायर -4 का होल क्यूब/3। तो ये लोअर लिमिट भी रख दिया हमने। तो ये हो गया 1/4, ये हो गया 16 -4 -8/3, ठीक है। और इधर हो गया ये -32 -16, और ये माइनस प्लस बना देगा 64/3, ठीक है। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये पूरे को कैलकुलेट करने से फाइनल आंसर निकाल ही लेता हूँ मैं, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, 16 - 4 12 -8/3, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया, माइनस ये हो गया आपका 628 एंड -48 + 64/3, ठीक है। तो 1/4, 36 - 8 28/3 -144 + 64/3। तो ये कितना हो जाएगा 1/4 28/3 माइनस ये कितना है, ये है आपका 80 -80, तो ये उधर जाके +80/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला कितना हो गया 108/12, ठीक है, 3 नीचे। तो अब यही आंसर है हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, बस एरिया ही निकालने बोला गया था ना, चलो सही। अब बाकी इसको काट दो आप कितना भी, ये कितना हो जाएगा 54, फिर 6, और फिर कितना हो जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 27, ठीक है। तो यही अपना आंसर है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द डिस्टेंस ऑफ, ये 3D का क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P कितना दिया हुआ है 1 2 3, और कहाँ से, फ्रॉम प्लेन, और वो प्लेन कंटेन करता है 3 पॉइंट को, 3 पॉइंट को कंटेन करता है। 1 4 5 एक पॉइंट दिया हुआ है, 2 3 4 एक पॉइंट दिया हुआ है, 3 2 1 एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि ये 3 पॉइंट जो है ना, ऐसे करके 3 पॉइंट आप एक प्लेन पे ऐसे करके मान लो, ठीक है। आपको सबसे पहले प्लेन का इक्वेशन निकालना होगा।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्लेन का तीनों पॉइंट को देख लेते हैं। तो एक पॉइंट है 1 4 5, ठीक है, एक पॉइंट है 2 3 4, ठीक है, और एक पॉइंट है 3 2 1। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले वेक्टर बना लेते हैं, दो वेक्टर। एक वेक्टर हम ऐसे बना लेते हैं, एक वेक्टर हम ऐसे बना लेते हैं। अब इन दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट आप करोगे ना तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। और उसके बाद तीनों में से किसी पॉइंट को भी लेके हम अपना लाइन प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो प्लेन सबसे पहले इस वेक्टर को निकालते हैं। इस वेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 - 1 या 1 - 3, जो भी ले लो आप। 3 - 1 मतलब ये हो जाएगा 2i कैप, 2 - 4 - 2 j कैप, 1 - 5 मतलब -4 k कैप। उसके बाद आप ये वाला वेक्टर ले लो, 3 - 2 मतलब i कैप, 2 - 3 j कैप, 1 - 4 मतलब -3 k कैप। ये हो गया, ठीक है। अब ये 2i, इसमें से 2 को कॉमन लेके उड़ा दो तो पैरेलल वेक्टर ही मिलेगा। इसको हम i - j - 2k भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर ये आ गया। इन दोनों का क्रॉस करोगे तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर वेक्टर के लिए इन दोनों का क्रॉस करेंगे, 1 - 1 - 2, ठीक है, 1 - 1 - 3। तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट करो i, ये हो जाएगा 3 - 2 - j -3 + 2 + k -1 + 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 - 2 i कैप, और ये कितना हो गया प्लस j कैप, ठीक है। i कैप प्लस j कैप, ये मेरे को इसका परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। अब आप देखो, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर है मेरे पास, और कोई भी आप पॉइंट ले लो। जैसे मान लो कि आपने पॉइंट ले लिया कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो आपने 1 4 5 को ही ले लिया, 1 4 5 को, ठीक है। तो एक वेरिएबल पॉइंट x y z से एक वेक्टर बना लो, x - 1 i कैप प्लस y - 4 j कैप प्लस z - 5 k कैप। ये वेक्टर और इस वेक्टर का दोनों परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, i का i के साथ, x - 1, j का j के साथ, y - 4, अब k है ही नहीं तो 0 इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ये हो गया x + y - 5 = 0, यानी इस प्लेन का इक्वेशन हमें मिल गया x + y - 5 = 0। अब इस प्लेन का इक्वेशन जो हमें मिला है x + y - 5 = 0, इस प्लेन का किस पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने बोल रहा है, 1 2 3 से। तो ये फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला ये होता है, x की जगह 1 रख दो, y के जगह 2 रख दो, -5 डिवाइडेड बाई √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, z है ही नहीं तो 0, इसका मॉड। तो ये कितना हो गया, -2 डिवाइडेड बाई √2 का मॉड, यानी कि 2/√2, यानी आंसर कितना हो गया, √2, ठीक है। तो ऑप्शन में दिए हुए थे आंसर इसके, ठीक है, तो √2 हमारा आंसर था, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ITF क्या होगा, उन सारे सॉल्यूशंस का सम निकालिए। कौन से इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है cos इनवर्स x - 2 sin इनवर्स x = cos इनवर्स 2x, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा करेंगे कि दो चीज़ हमें cos में दिख रहा है, एक sin में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इसको cos में ही रहने देंगे, ये 2 है। साइन को क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x को हम π/2 - cos इनवर्स x ये लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा cos इनवर्स 2x। तो इधर ये क्या हो गया अपने पास, cos इनवर्स x -2, 2 से 2 कट जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ठीक है, और -2 cos इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है, इज़ इक्वल टू cos इनवर्स 2x। तो ये हमारे पास कितना हो गया, cos इनवर्स x - पाई + 2 cos इनवर्स x
इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 2x। तो ये कॉस इन्वर्स x और ये 2 कॉस इन्वर्स x को हम 3 कॉस इन्वर्स x लिख देंगे माइनस पाई इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस इन्वर्स 2x। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, ये कॉस इन्वर्स को उधर लेके जाएंगे तो कॉस बन जाएगा, कॉस के अंदर क्या होगा 3 कॉस इन्वर्स x माइनस पाई और इधर क्या बनेगा 2x। अब हम जानते हैं क्या कि कॉस के अंदर में 3 कॉस इन्वर्स x माइनस पाई रखो चाहे पाई माइनस 3 कॉस इन्वर्स x रखो, दोनों सेम ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि साइन कॉस के अंदर निगेटिव कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना वो कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे ना पाई माइनस 3 कॉस इन्वर्स x लिख देंगे। अब तुम बताओ कि पाई माइनस थीटा कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा होता क्या है? तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये 2x हो गया, यानी ये माइनस कॉस 3 कॉस इन्वर्स x हो गया, ये 2x हो गया। अब देखो, अब आप क्या करो, कॉस इन्वर्स x को मान लो कि वो थीटा है। ठीक है, यानी माइनस कॉस ये 3 थीटा है। हमें तो पता है कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। सही है ना? तो कॉस 3 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मेरा थीटा है क्या? तो थीटा है कॉस इन्वर्स x, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 कॉस क्यूब कॉस इन्वर्स x माइनस 3 कॉस थीटा की जगह कॉस इन्वर्स x। तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉस क्यूब कॉस इन्वर्स x, मतलब कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x 3 बार है, तो हर बार कॉस कॉस इन्वर्स को काटेगा और x देगा, यानी 3 बार x देगा, यानी x क्यूब हो जाएगा। और यहाँ कॉस कॉस इन्वर्स को कैंसिल करके 3x बनाएगा, यानी कि कॉस ऑफ 3 कॉस इन्वर्स x इतना आएगा। तो यहाँ पे जो कॉस ऑफ 3 कॉस इन्वर्स x है ना उसको आप लिख दो 4x क्यूब माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो ये कितना हो गया माइनस 4x क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 2x। सबको उधर भेज दो, प्लस में 4x क्यूब बन जाएगा और माइनस 3x को उधर भेज दोगे, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा है ना, 3x को उधर भेजोगे तो माइनस x बनेगा इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो कि 4 यहाँ पर से x को कॉमन ले लो, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये 0 होगा, एक बार 0 देगा और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 देगा, यानी x का वैल्यू प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब हमें 3 सॉल्यूशन मिला, 0 मिला, 1/2 मिला, माइनस 1/2 मिला। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद अब ये बोल रहा है सारे सॉल्यूशंस को जोड़ो आप, तो 0 1/2 एंड माइनस 1/2 सबको जोड़ोगे तो आंसर फाइनली 0 मिलेगा, यानी हमारा ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, जैसे जब इसको हमने काटा था ना, ये 27/2 नहीं बल्कि 3 होगा। ठीक है, 2 से काटा ना, ठीक है, तो 3 हो गया और 3 27 को काटेगा तो कितना होगा 9, तो 9 हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके ऑप्शंस भी दिए हुए थे, मैं आपको सीधा क्वेश्चन लिख के बता रहा हूँ। नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा? तो देखो, अगर इधर में एक फंक्शन हो और इधर में कोई और एक अलग फंक्शन हो, तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम फंक्शन f(x) का ग्राफ बनाते हैं, फिर फंक्शन g(x) का ग्राफ बनाते हैं, तो ये दोनों जितनी जगह पे कट मारता है उतना नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को एक फ़ंक्शन ले लेते हैं और इसका ग्राफ बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसका कैसे बनेगा ग्राफ? तो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 4x को हम माइनस 3x माइनस एक्स भी लिख सकते हैं प्लस 3, और ये हो जाएगा x को कॉमन लिया तो x माइनस 3, माइनस 1 को कॉमन लिया तो x माइनस 3, तो ये कितना हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ ये 0 कब देगा 1 पर, ये कब देगा 3 पे, दोनों पे पावर ऑड है तो प्लस माइनस प्लस चलेगा। ठीक है, प्लस रहने से ग्राफ का शेप ऐसा रहता है,
दो नंबर्स के बीच माइनस रहने से ग्राफ का शेप ऐसा रहता है और साइड में प्लस रहने से ऐसा रहता है। तो ये हमें मिल गया इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। तो इस फंक्शन का ग्राफ को हम ऐसे थोड़ा सा क्लियरली मैं दिखा देता हूँ, 1 और 3 और ये फंक्शन ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो अब दूसरे तरफ है हमारे पास x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये नया फंक्शन, इसको gx नाम दे दो। अगर हम यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x को कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 1, ठीक है। अब देखो, अगर आप x माइनस 1 का ग्राफ देख रहे हो, ठीक है, x माइनस 1 का, ध्यान से समझना। तो x माइनस 1 का ग्राफ आपको दिखेगा कैसा? तो x माइनस 1 का ग्राफ दिखेगा आपको y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसको छोड़ दो, आप सिर्फ इसका ग्राफ के बारे में सोचो। तो ये स्लोप 1 वाला है और इंटरसेप्ट इसका -1 है, मतलब ये ऐसे करके चलने वाला ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस को 1 पे कट मारता है, ठीक है। मतलब कि जब 0 से 1 x का वैल्यू होगा तो 0 से 1 अगर वैल्यू 0 से 1 अगर 0 से 1 अगर आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 1 इसका ग्राफ देखते हो तो ये 0 से 1 जब x का वैल्यू है तो अपना ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर अपना x माइनस 1 देख सकते हो आप, नीचे है, 0 से 1 के बीच है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। उस समय हमारा x का वैल्यू क्या है? तो 0 है, 0। तो भाई जब x का वैल्यू 0 से 1 है और ये ग्राफ x माइनस 1 है, ये इसको पूरी तरह से क्या कर देगा? 0 कर देगा। यानी कि gx मेरा क्या हो जाएगा? 0। कहाँ से कहाँ? जब x का वैल्यू 0 से 1 होगा, ठीक है। तो 0 से 1 जब रहेगा तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा? ऐसे चलेगा। ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, gx इज़ इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 का मैं ग्राफ दिखा रहा हूँ 0 से 1 में, ठीक है। तो 0 से 1 में 0 इंटू एक्स माइनस 1 0 ही होगा, ये 1 है। तो हमारा ग्राफ जो है ना वो ऐसे चलेगा 0 से 1। अब जैसे ही वो एग्जैक्टली 1 पर आया, x का वैल्यू जैसे ही 1 आया तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो गया, मतलब मेरा ग्राफ x माइनस 1 जैसा ही है। तो जैसे y जोड़ो एक्स माइनस 1 1 पे रहता है, वो यहाँ पे बैठा हुआ रहेगा, ठीक है, इस पूरे का ग्राफ। उसके बाद हम देखेंगे कि 1 से आगे ये कैसे गया। तो जब आपका x का वैल्यू 1 से 2 रहा तो ये 1 पे रहा और ये x माइनस 1 रहा, समझ रहे हो। जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच रहेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 पे ही रहेगा, है कि नहीं। तो 1 पे जब रहेगा यानी ये 1 देगा, यानी gx का जो है ये 1 देगा, यानी gx x माइनस 1 जैसा चलेगा। यानी 1 से 2 के बीच में जो अपना gx है वो x माइनस 1 जैसा चलेगा। तो 1 से 2 के बीच ये ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगा। लेकिन जैसे ही वो 2 से 3 गया तो gx जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 है, तो 2 से 3 के बीच ये तो 2 देने लगेगा, यानी ये 2x माइनस 1 जैसा चलेगा। यानी इसका स्लोप अब जो है ना बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। और ये ऐसे चलता रहेगा कि इसका स्लोप हर बार बढ़ेगा, ठीक है, हर इंटीजर पॉइंट पे स्लोप बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो 0 से 1 के बीच ये ऐसे चला, उसके बाद फिर इसका स्लोप ऐसे बढ़ा, ठीक है, 1 से 2 ये x माइनस 1 जैसा चला, ठीक है। 2 के बाद फिर इसका स्लोप जो है ना ऐसे जाना चाहिए था, थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद नया इंटीजर पर और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं, ये अपना उधर चला जाएगा, इसका स्लोप बढ़ते 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 उधर चला जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक ही बार मीट किया इसका, यानी सॉल्यूशन कितना है? इसका सॉल्यूशन है ओनली 1, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ था 1 सॉल्यूशन।